हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। जब से चैट जीपीटी सामने आया तब से इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ गया। हमें ये पता चला कि चैट जीपीटी का उपयोग करके हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए अभी तक मानव की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती थी, या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को संसाधित करना होता है जिसके लिए एक लंबा समय चाहिए, या फिर जिसमें ऐसा एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसने उस चीज़ को एक बहुत लंबे समय तक सीखा हो या प्रैक्टिस में लाया हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी जिस तरह से टेक्स्ट को जनरेट करता है, हम उससे निबंध लिखवा सकते हैं, कविताएं लिखवा सकते हैं, यहाँ तक कि कोडिंग भी उसने लिख करके दिखाई है। तो ये तो पता चल गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इससे निर्मित सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं, उसका उपयोग हमें कई सारी चीज़ों में दिखाई देता है, उसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। लेकिन जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो उसके लाभों से हटकर उससे होने वाले नुकसान पर है, और ख़ास तौर से एक ऐसे समय में जब हम ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए खतरों को रोज़ देख रहे हैं, रोज़ नई बातों में, नई रिसर्चों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईपीसीसी की रिपोर्ट हो, COP27 की बैठक हो, या इसके अलावा अन्य तरह की जो प्राकृतिक और जलवायु घटनाएं हैं जिनके पीछे मानव निर्मित कारणों को एक जिम्मेदार बताया गया है, वैसी चीज़ों को भी रोज़ देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ जहां इतना लाभकारी बताया गया है, वहीं इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। अब आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव पर्यावरण पर कैसे पड़ रहा है? क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो एक ऐसी चीज़ है जो सामान्यतः हम अपने फ़ोन पर इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे पर्यावरण को कैसे नुकसान हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आज यही सारी बातों को हम देखेंगे। टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काला पक्ष, जलवायु परिवर्तन पर इसका प्रभाव। क्योंकि एक सामान्य नज़रिए से, एक सामान्य इंसान के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हो सकता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस हो जाएं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इतने प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं आज के समय में कि बहुत सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों के बीच में इस तरह के और ज़्यादा परिष्कृत, हम कहें और ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने की होड़ सी लग गई है। अभी जो ओपन एआई के द्वारा निर्मित किया गया था चैट जीपीटी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सपोर्ट दिया गया है या उसको फंडिंग दी गई है, गूगल भी अपने एक ऐसे ही एप्लीकेशन बार्ड पर काम कर रहा है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा जैसी कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। तो इस होड़ के मचने के बाद आप ये समझेंगे अभी कि किस तरह से इस दिशा में जो कंपनियां हैं उनका निवेश बढ़ रहा है। निवेश बढ़ने की वजह से जो इस तकनीक के पीछे की जो इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां हैं, डेटा सेंटर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब समझिए, वैश्विक बाजार में वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 142.3 बिलियन डॉलर एआई का जो मार्केट है वो मौजूद है, और 2030 तक ऐसा माना गया है कि ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी इसमें जो एक्सपेंड करने की संभावनाएं हैं, मार्केट में बढ़ने की संभावनाएं हैं, वो कहीं ज़्यादा विशेषज्ञों को दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एआई एक रोमांचक तकनीक है। रोमांचक तकनीक इसलिए भी है क्योंकि ऐसी चीज़ें कर सकती है जो अभी तक सामान्यतः मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता था। आप ये कह सकते हैं कि जाओ जा करके ऐसा काम कर दो, मेरे लिए टिकट बुकिंग कर दो। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो मामला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे आपके गैजेट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। और आज के समय तो ये आपके सर्च इंजन में भी इस तरह से काम करने लगा है कि आप पहले कोई बात जब सर्च करते थे तो क्या होता था कि पहले कई सारे डेटा सेट्स में मौजूद चीज़ों को आपके सामने एक बार में दे दिया जाता था। अगर आपने गूगल में किसी एक कीवर्ड को सर्च किया है तो वह कीवर्ड, उससे संबंधित जितनी भी वेबसाइट्स में होता था, वो आपको निकाल करके दे दिया जाता था अलग अलग पेजेस में। लेकिन अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया है। आप जिस शब्द को जिस तरह से, जितना बेहतर तरीके से बोल पाएंगे, ये आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट देगा। उसके बाद आप दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं कि मेरे पिछले वाले क्वेश्चन में ये बातें थी, ये चीज़ गलत है, इसको बदल के फिर से कर दो, तो वो कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले समझ लें कि क्या है, फिर समझते हैं कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर कैसे पड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसमें किस तरह से भूमिका निभा रहा है। क्योंकि अभी की जो खबर है वो बताती है कि इसके इस्तेमाल के चलते या इसके बढ़ते इस्तेमाल के चलते जो कार्बन एमिशन है उसमें वृद्धि हुई है। तो इस चीज़ को इससे आपको कनेक्ट करना है। और जब आप अपना उत्तर लिख रहे होंगे, खास तौर से जीएस पेपर 3 में, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है।
तो आपको वहां पर चीजों को कनेक्ट करना है कि लाभकारी तो है लेकिन इसका एक प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता? तो जैसा कि नाम में दिया हुआ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो बुद्धिमान या इंटेलिजेंस तो है लेकिन कृत्रिम है। कृत्रिम कौन सी चीज होती है? जो मानव निर्मित हो। तो मानव तो मशीन्स बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, तो कंप्यूटरों में जो भी बुद्धिमानी उसने डाली है उसको हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ये बुद्धिमानी किस तरह से काम करती है इसको समझिए। इसमें परिभाषा ये कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर, यानी एक तरीके से कंप्यूटर के अंतर्गत ही एक ब्रांच है। जैसे एक ब्रांच क्वांटम कंप्यूटिंग की हो सकती है, उसमें भी एआई का उपयोग हो सकता है, लेकिन अभी हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्च इंजन की हमने बात की कि गूगल किस तरह से सर्च करता है। गूगल के बाद बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपकी सर्च का जो कीवर्ड है उसके हिसाब से वो आपको और बेहतर रिजल्ट दे पाएगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। दूसरा, अगर आप देखते हैं कोई कंटेंट का रिकमेंडेशन आता है जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर, आप इस बात को महसूस करते होंगे कि अगर आप YouTube पर कोई खास तरह का वीडियो सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने किसी नई कार को सर्च किया या आपने कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देखा, तो आपको अन्य वीडियोस के जो सजेशंस आएंगे या अन्य मूवीज़ के जो नेटफ्लिक्स पर सजेशंस आएंगे वो कुछ वैसी ही मूवी या वैसी ही देखी गई चीज़ों के आधार पर होंगे। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पर जाकर के किसी एक तरह के किसी गुड्स को देखा, यानी आपने जाकर के लैपटॉप्स देखने शुरू किए, या आपने किसी ज्वेलरी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के किसी खास तरह की ज्वेलरी को देखा, तो अब आप जब भी किसी और वेबसाइट पर जाकर कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो एड्स आएंगे आप देखेंगे कि वो वही वाले एड्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आप सर्च कर रहे हैं। तो सोचिए ये सब कैसे हो रहा है, कौन है जो उसको ये बता रहा है कि आप कैसी चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं? ये उपभोक्ता आधारित सर्चेस हैं, और उपभोक्ता के दिमाग में क्या चल रहा है उसको वही चीज़ उसके सामने रखनी है। आपको फुटबॉल चाहिए खेलने के लिए, आप फुटबॉल सर्च करते हैं, आपके सामने 5-10 तरह की 75 तरह के, तो आपके सामने 5-10 तरह के और भी इस तरह के सजेशंस आने लगेंगे, यानी आप कोई ना कोई फुटबॉल तो उसमें से सिलेक्ट कर ही लेंगे या कोई एक उत्पाद ले लेंगे। तो ये तरीका है आपके सामने उन चीज़ों को लाने का, लेकिन इसमें भी एआई काम कर रहा है। आपने कार्स के बारे में देखा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे कि टेस्ला इस तकनीक में माहिर है। टेस्ला की कई सारी ऐसी कार्स आती हैं खुद से चलती हैं। आज के समय कई सारी कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा है या फिर कोई और है, किया है, उनकी कारों में भी एक फीचर है एडास का, जो कि एक तरह का सेल्फ ड्राइविंग जैसा ऑप्शन देता है, लेकिन वो एक तरीके से असिस्टेंट है, वो से आप प्रॉपर सीट छोड़ नहीं सकते कि लो आप चला करके यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देना। वहाँ वो केवल आपको असिस्ट करेगा लेन के मामले में कि आप किसी गलत लेन में ना चले जाएं, वार्निंग्स देगा। तो एक तरह का वो भी ऐसा ही टूल है। लैंग्वेज के ट्रांसलेशंस को हम देखते हैं, किसी भी भाषा में आज के समय आप किसी बात को सर्च कर सकते हैं। फेशियल रिकग्निशन जो तकनीक है वो कैसे काम करता है? मान लिया आपने फेस आईडी अपने फ़ोन में लॉक लगाया, दोबारा से जब आपका ही चेहरा दिखेगा तभी क्यों खुलेगा? किसी और का चेहरा दिखाने पर इतने सारे चेहरे हैं, नहीं खुलेगा। तो ये भी एक तरह की ऐसी चीज़ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे मनुष्य लोगों को या अपने मित्रों को, अपने जानने वाले लोगों को चेहरे के हिसाब से पहचानते हैं, यहाँ तक कि और भी चीज़ों को, वैसे ही वो मशीन भी पहचान रही है। बुद्धिमान है तभी तो पहचान रही है। तो कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो मनुष्य के इंटेलिजेंस की तरह कृत्रिम रूप से ये तकनीक कर पाती है। तो ये साधारण सी बात है इसको लेकर के। हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर रहा है? हमारे जीवन से जुड़े हुए कई सारे दैनिक उपयोग, चाहे फ़ोन पर सर्चेस हो, अभी हमने इतनी सारी बातों का जिक्र किया, कई सारे गैजेट्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी तरह का मनोरंजन ले रहे हैं, गाड़ी चलाने को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन अब आते हैं इसके स्याह पहलू पर, जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क से लंदन के लिए या लंदन से न्यूयॉर्क के लिए यात्रा करना चाहता है तो वो लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास CO2 एमिशन करेगा, 1000 से कम ही करेगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर कोई आप कार्बन इंटेंस, जो कार्बन इंटेंसिटी है या जो फुटप्रिंट, अगर आप इसका देखें, एक ऐसा मॉडल, एआई आधारित मॉडल, जहां पर इसको लर्निंग पैटर्न सिखाए जा रहे हैं,
वहां पर ये लगभग 2,85,000 टन CO2 एमिशन करेगा। कितना ज्यादा है। वहीं अगर आप इसकी तुलना किसी कार से करें तो कोई कार अपने पूरे जीवन काल में जितना एमिशन करेगी, ये जो एमिशन है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने में, एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करने में जितनी विद्युत ऊर्जा या बाकी की एनर्जी का कंजम्पशन होगा, उसका फुटप्रिंट एक कार द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जितना एमिशन किया जाता है उससे लगभग 5 गुना तक ज्यादा होगा। जी हां, अब जो शुरू में हमने बात की थी कि क्या एमिशन होता है इससे, बिल्कुल होता है, वो भी कितना ज्यादा होता है। अब आप इसको सामान्य तरीके से जब समझेंगे तो आप सोचिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक मॉडल है, अगर हम चैट जीपीटी वाले मॉडल की बात करें तो उसको सिखाने के लिए कितने सारे डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया गया होगा। यानी अगर आप किसी एक एआई मॉडल को एक कार के बारे में सिखाना चाहते हैं कि एक कार की तस्वीर है जिसको देख करके वो मॉडल पहचान सके कि इसको एक कार कहते हैं, कुछ इस तरह से, तो इसके लिए उसको लाखों कार की तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कार कोई एक ही तरह की नहीं होती। तो वो जब तक वो ये समझ पाए कि कारें कितने तरह की हो सकती हैं और किस चीज को कार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इतना ज्यादा आपको उसको सिखाना होता है। इसी तरह अगर आप लैंग्वेज मॉडल के आधार पर देखें तो मनुष्यों के समान इतनी सारी भाषाएं हैं, वो सिखाने के लिए उसको इंटरनेट पर मौजूद या अलग से मौजूद एक पूरे डेटा सेट पर ट्रेंड करना होता है, जैसा आपने चैट जीपीटी के मामले में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है ना कि इसके अंतर्गत डेटा सेट पर इसको ट्रेंड किया गया है और उसमें लिख करके भी आता है कि इसमें जो डेटा सेट है वो कब तक का है, 2020 तक का है, 21 तक का है, 2022 तक का है। उसके बाद जो भी नए परिवर्तन हुए हैं वो उस समय उस डेटा सेट में मौजूद नहीं है। मतलब अब हो सकता है इसके नए अपग्रेडेड वर्जन्स बनाए जा रहे हैं, उसमें वो डेटा सेट अपग्रेड किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है अलग अलग कीमतों पर, उसके सब्सक्रिप्शन लिए जा रहे हैं, वो एक अलग मसला है। हमें ट्रेनिंग को समझना है कि इसको ट्रेंड कैसे किया गया है। अब इस ट्रेनिंग के दौरान कितने लंबे समय तक कितने बड़े स्तर पर इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी होगी, इसमें जो कंप्यूटर्स बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल किए गए हैं वहां पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी होगी। आप किसी छोटे मॉडल के लिए तो ये बात कह सकते हैं कि सर ये तो एक लैपटॉप पर भी चल सकता है, लेकिन जब एक बड़े मॉडल चैट जीपीटी से जैसे मॉडल के बारे में बात करते हैं तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो इतना आता है। जो अभी हमने पीछे देखा, ये कई सारी रिसर्चेस और कई सारे शोधकर्ताओं ने ऐसे डेटा उसको हमारे सामने रखा है। तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर ये इतना ज़्यादा इंटेंस होने वाला है तो जो प्रयास हमारे जलवायु परिवर्तन की दिशा में चल रहे हैं वो कितने कारगर साबित हो पाएंगे। तो क्या हमें एक नई उभरती तकनीक को लेकर के, अभी चूंकि शुरुआती दौर है, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है, तो क्या अभी से कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना लेने चाहिए जिससे हम उसको आने वाले समय में रेगुलेट कर पाएं। यही बात इसमें कही गई है। तो इसमें जो एआई है उसके द्वारा कई तरह के लाभ भी हो सकते हैं, वो हमें केवल नुकसान ही नहीं देता, वो हमें कई तरह के अवसर भी देता है। जैसे एआई मॉडल का इस्तेमाल अगर हम इससे जोड़ दें, जलवायु परिवर्तन के जो मामले हैं, जो मसले बढ़ रहे हैं, तो हम क्या क्या देख पाएंगे। कार्बन की कीमतों का पूर्वानुमान लगा पाएंगे, किसी तरह के कोई चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन पैटर्न्स में आ रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के हैं, उससे जोड़ पाएंगे। एनर्जी और परिवहन सहित कई क्षेत्रों में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें अनुकूलित कर पाएंगे। अभी के लिए हमारे पास ये मौके भी हैं कि हम इससे जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस हैं उनको सुधार लें और आने वाले भविष्य में इससे होने वाले एमिशन से बच पाएं। इसके अलावा कई तरह के जटिल डेटा सेट हैं और जलवायु प्रभाव का आकलन है जो हम एआई को दे सकते हैं, उससे करवा सकते हैं। लेकिन सवाल वही होगा कि जितना ये हमें लाभ देने वाला है, यानी कि जितना हमें इन डेटा सेट से प्राप्ति होने वाली है, क्या वाकई में वह उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एमिशन नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा। दूसरा, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की बात आती है। किसी तरह के रूट या मार्ग को अनुकूलित करने की बात आती है, रूट प्लान बनाया जा सकता है। ट्रैफिक की निगरानी में एआई सिस्टम का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पर्यावरणीय कार्बन सिंक की बात आती है, तब हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कार्बन सिंक का बेसिकली मतलब होता है कि जितना उत्सर्जन अभी तक हुआ है मानव निर्मित हो, उसको हम किसी तरह से पृथ्वी के अंतर्गत वापस से सोख लें, जिसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे वनीकरण करना। जो वन है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, महासागर भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, लेकिन महासागरों में जो कार्बन सिंक हो रही है उसके चलते महासागरों में भी तापमान बढ़ रहा है। इस पर आपको याद होगा हमने एक सेशन किया था, अगर नहीं देखा हो तो जाकर के उसको देखिएगा, क्योंकि ये प्रभाव जो ओवरऑल एमिशंस के हैं वो अगर धरती से हम बचा रहे हैं तो महासागरों में वो बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो औसत तापमान है महासागरों का उसमें भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा वन बायोमास और कार्बन अवशोषण तथा उत्सर्जन के रुझानों की निगरानी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू चूंकि आज हमारे डिस्कशन के अहम भाग हैं उस पर आते हैं। पहला, हमने चर्चा की कि ऊर्जा गहन कंप्यूटरों के जरिए इस डेटा सेट को ट्रेंड करना होता है, या इस तरह के जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं उसमें एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है। इसमें एक दूसरा पार्ट भी है इसका, वो है डेटा सेंटर्स को लेकर के। इससे जुड़े हुए कई सारे डेटा सेंटर आज के समय में जो चल रहे हैं, चाहे वो चिली में हो, सैन डिएगो में हो, वहाँ पर क्या है कि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। ऐसे में उनको ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में चिली के कई सारे क्षेत्रों में जो जल है वहाँ पर सूखे जैसी स्थितियाँ बनती जा रही हैं, और जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सामग्री है उससे भी पर्यावरण को प्रभाव हो रहा है या प्रभाव पड़ रहा है, जो कि दुर्लभ है और महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल करके यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे डेटा सेंटर्स जो यूएस या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में स्थापित हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते कि इनको किसी ऐसे क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए जहां पर पहले से ही ठंडक मौजूद है? अगर आप तुलना करें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद किसी डेटा सेंटर की और इसकी तुलना कीजिए आइसलैंड में मौजूद किसी डेटा सेंटर से, तो अगर कोई डेटा सेंटर हम आइसलैंड में बनाते हैं तो क्या वह उतना हीट होगा जितना यूएस या ऑस्ट्रेलिया या बाकी जगहों पर हीट हो रहा था, खासतौर से भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले देशों में? ठीक। दूसरा, वहां पर भारी मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरा, जो ऊर्जा के मिक्स्ड सोर्सेस हैं जहां पर हम जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर क्या जो भूमिगत एनर्जी है, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी और तरह के एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका इस्तेमाल कर लें, या फिर हम इन डेटा सेंटर्स को ऐसी जगह पर ही स्थापित करें जहां पर हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं। तो ये इसका एक समाधान वाला पार्ट है जो अभी आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली गतिविधियों को तेज करने के लिए भी एआई का उपयोग हो रहा है, जैसे कि विज्ञापन के लिए एल्गोरिदम का उपयोग। अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के ऊपर ये आरोप भी लगा था कि आप लोग जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं, ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे एआई टूल्स को डेवलप कर रहे हैं जिससे वो और ज़्यादा तेज़ी से उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लगभग 400 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स के आसपास का लाभ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी अभी कुछ रिपोर्ट्स में निकल करके आई थी 2025 तक इन कंपनियों को। तो गूगल ने हाल ही में बात कही है कि हाँ, हम ऐसी चीज़ों से बाहर आएंगे और आगे से ऐसे टूल्स नहीं बनाएंगे। विज्ञापनों में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे जो विज्ञापन हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर एआई का इस्तेमाल है। तो ऐसे विज्ञापनों की संख्या बढ़ने में, एआई का इस्तेमाल बढ़ाने में भी ये बात निहित है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम डीप में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना ही ज़्यादा अभी के हिसाब की जिन तकनीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कार्बन का उत्सर्जन या कार्बन जैसे और एमिशंस हैं वो होते रहेंगे। तो ये जो रिपोर्ट हमने बात की है, टेक कंसल्टेंसी एक्सेंचर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि आने वाले समय में तेल और गैस उद्योग को 2025 तक लगभग 425 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त लाभ कमाने में मदद मिलेगी एआई के चलते। तो अब सवाल ये होगा कि जलवायु परिवर्तन पर फिर हम एआई के प्रभाव को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने प्रश्न आएगा और आप इसका उत्तर देंगे, कैसे दे पाएंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों ही जो सेक्शंस हैं ये करंट पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं, और आपका उत्तर जितना ज़्यादा करंट से चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, एनालाइज किया होगा, उसके आधार पर उन तथ्यों का, तर्कों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप लिखते हैं
तो वो बाकी लोगों की तुलना में आपके उत्तर को बेहतर बनाते हैं। और हमारा जो सेशन है या हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स की कोशिश है वो यही रहती है कि भले ही फुटकर स्तर पर ये प्रोग्राम आपके सामने आते हैं, एक एक करके आते हैं, एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है और आप उसको अपने उत्तर में लिखते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको एक अपग्रेड देता है बाकियों की तुलना में। तो आप इसको नोट करते रहें, इस पर एक समझ को विकसित करने की कोशिश करें। आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है या सेल्फ स्टडी से जो चीज़ें पढ़ी हैं उस पर एक प्रश्न आएगा, अभी अंत में हम एक प्रश्न लेंगे, सोचिएगा उस प्रश्न को कि इस पर किस तरह से हम एक उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में जब भी प्रश्न आते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं और उसका उत्तर आपको किसी एक जगह लिखी हुई किताब में नहीं मिल पाता, उसको आपको करंट से अपडेट करना है। और इसके उत्तर भी अपने आप में इतने वैरायटी वाले हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपने हो सकता है कभी किसी ने कहीं और से पढ़ा हो, किसी ने कहीं और से पढ़ा हो, किसी को एक समय उस उत्तर को लिखने में कोई बात याद आई हो, आपको कोई और बात याद आई हो, तो डेफिनेटली उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके तर्क कितना उस प्रश्न की डिमांड को पूरा करते हैं, ये आपके बेहतर उत्तर लिखने की एक परिभाषा या अभ्यास हो सकता है। तो संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला पर ही हमें विचार करना होगा। कैसे विचार करना होगा कि अभी शुरुआती स्तर पर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े डेटा सेट को एक साथ ट्रेंड करने में हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की। तो क्यों ना हम छोटे डेटा सेट्स वाले मॉडल्स को डेवलप करने पर ध्यान दें, जहां पर कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे भी उत्सर्जन हो सकते हैं जहां पर पदार्थ की विषाक्तता हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक से निकलने वाले अपशिष्ट हो सकते हैं, तो वो आगे चल करके समस्या पैदा ना करे, उसका भी इलाज या उसको ही अभी से हमें संभालना शुरू करना होगा कि हम कहाँ उसे डंप करेंगे, कहाँ पर उसको फेंकने जाएंगे और कैसे हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक, तो कंपनियां छोटे डेटा सेट का उपयोग कर सकती हैं, यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि एआई को उपलब्ध सबसे कुशल हार्डवेयर पर प्रशिक्षित किया गया है, यानी सबसे बेहतर एनर्जी एफिशिएंट जो भी मशीन हो उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए भी रेगुलेशन महत्वपूर्ण है कि एआई विकास सतत या टिकाऊ विकास के अनुरूप हो और उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचना कठिन ना बनाए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रेगुलेशन किस तरह से किया जाएगा। और रेगुलेशन, अभी ये तो हमने एक एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चुनौती को देखा है, अभी और भी चुनौतियां हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे मनुष्य को अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। सरकारों के सामने ये भी चुनौतियां हैं कि कैसे इस तकनीक से जुड़े हुए जो नवाचार है उनको बढ़ाते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हम इस उद्योग से मिलने वाली सर्वाधिक बेहतर सुविधाओं को नागरिकों के जीवन से कैसे जोड़ पाएंगे, ये भी एक चुनौती है। अभी हम केवल इसके पर्यावरणीय एस्पेक्ट पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखते हैं कि जो उत्सर्जन है वो बढ़ रहा है, तो उत्सर्जन को रोका कैसे जाए, इस पर भी अभी इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको लिख लीजिए। अगला है एआई समाधानों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन। विकासशील देशों की ज़रूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए एआई समाधानों को अधिक समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है। बेसिकली अभी अगर हम समझें तो यूरोप में इससे जुड़ा हुआ एक कानून निर्मित किया जा रहा है, जहां पर एआई एक्ट उसे कह सकते हैं, एआई रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें अभी ये जानकारी नहीं है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है या नहीं, लेकिन आने वाले समय में हमें ऐसे किसी भी एक्ट पर इन मुद्दों को भी शामिल करना होगा, बजाय इसके कि हम केवल इंसानियत के लोगों की नौकरी को बचाने के लिए या ये मनुष्य के लिए खतरा ना बन जाए। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि एक मैं आपसे चर्चा करूंगा, इस बात को थोड़ा सा ऐसे सोच करके देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कभी अपने चरम रूप में पहुंचता है, जैसा कुछ मूवीज में भी दिखाया गया है, तो हम उसको ईमानदारी सिखाएंगे। सामान्यतः हम उसको ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो ह्यूमन वैल्यूज़ के सिस्टम से मैच करेगा, और आगे चल करके जब वो ये देखेगा कि ह्यूमंस खुद करप्ट हैं तो वो उन पर क्या निर्णय लेगा। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, और ये आने वाले भविष्य में ऐसे सवाल तमाम उठेंगे। एथिक्स पर सवाल उठेंगे, टेक्नोलॉजी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पॉल्यूशन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो एथिकल कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज के समय मनुष्यों की प्रजाति में करप्शन इतना ज़्यादा व्याप्त है, हम देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो। कल को अगर कंट्रोल हमने उसके हाथ में दिया या उसने कंट्रोल हमसे लिया, धीरे धीरे कंट्रोल शिफ्ट होता है,
फिर वो इन सारी चीज़ों को किस एथिकल ग्राउंड पर कंप्लीट करेगा या देखेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा जो भविष्य के लिए इस पर पूछा जाता है और आज भी लोग इस पर चिंतित होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इससे जुड़ी हुई। अब आगे के लिए क्या करना है, जलवायु परिवर्तन के लिए एआई द्वारा प्रस्तुत जो अवसर हैं, चुनौतियां हैं, उन पर ध्यान देना है और अवसरों का इस्तेमाल करना है। हालांकि इसमें एक और बात यह भी है कि एआई कोई सिल्वर बुलेट नहीं, ऐसा कहा गया है, जो सभी तरह के सवालों का या हर तरह की समस्या का समाधान कर दे। तो एआई तकनीक के विकास की एक पर्यावरणीय जो लागत आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। कुल मिलाकर जो शुरुआती बात बंदूक के आविष्कार को लेकर या विज्ञान को लेकर कही जाती थी, एक चमत्कार है या अभिशाप है हमारे लिए, वैसा ही कोई भी तकनीक होती है, उसको वरदान या अभिशाप जो बनाना है वो हमें ध्यान रखना है कि हम उन नियमों या उन बातों को तय करते हुए चले ताकि वो मनुष्य की प्रजाति को ही कंट्रोल में ना ले ले या वो इतना ज़्यादा गलत तरीके से ना बढ़ा दी जाए कि उससे लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एक सवाल जो कि 2022 में पूछा गया है। सवाल कहता है, विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से प्रभावी ढंग से क्या कर सकता है। पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम कर सकता है, सार्थक लघु कथाएं और गीत बना सकता है, किसी तरह की बीमारी का निदान कर सकता है, या पाठ से वाक रूपांतरण कर सकता है, यानी किसी टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है, या विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, 2022 में पूछा जा चुका है। एक और सवाल ले लें जो आपको लिखना है, जलवायु कार्रवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से अवतार और जोखिम प्रस्तुत करता है। तो जलवायु कार्रवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से अवसर और जोखिम पैदा करता है। अब ये बहुत ही सीधा और सिंपल सा सवाल है। तो जलवायु कार्रवाई के बारे में आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद है पढ़ा होगा, इसके पहले नहीं पढ़ा, कुछ और सेशंस में हमने डिस्कस किया है, उसको पढ़िए। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब आप इसमें जोड़ेंगे तो मौके कौन से हैं। मौके हैं कि हम इसका इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करें, जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर परिणामों को ट्रैक करने के लिए करें। ठीक है, और जोखिम तो हमें पता ही है, CO2 का एमिशन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए जो अभी इसका मॉडल है इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स तय करें ताकि एमिशंस को हम कम कर पाएँ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो भी नकारात्मक पहलू हैं या जो भी हमारे टारगेट हैं हम उनको पूरा कर सकें। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।